आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हम साया एपिसोड 7। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी को ढेर सारा शुक्रिया। इतने प्यारे कमेंट्स पढ़कर दिल बाग बाग हो जाता है और हमारे अंदर एक अलग ही जोश पैदा कर देता है। थैंक यू सो 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 मच गाइस। चलिए युवराज के पास चलते हैं। युवराज उनके परेशानी वाले भाव देखकर फिर बोले, कहिए काका, क्या बात है? सुबह तो ठीक थे। उनका ध्यान एकदम से श्रद्धा पर गया तो वो घबरा कर बोले, काका श्रद्धा तो ठीक है ना? वो सोफे से उठते हुए बोले, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? काका ने युवराज को ऐसे हड़बड़ाते देखा तो जल्दी में बोल पड़े, श्रद्धा बिल्कुल ठीक है और अभी अपने कमरे में आराम कर रही है वो। युवराज वापस बैठते हुए लंबी सांस लेकर बोले, काका आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब जो भी बात है बोल दीजिए। वो आज श्रद्धा बिटिया और मैं बातें कर रहे थे तो वो यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। बस मैं तुम्हारे लिए ही परेशान हूँ बिटवा। आखिर भगवान क्या चाहते हैं? मुझे उसमें एक उम्मीद दिखी थी कि वो इस घर को और तुम्हें संभाले, पर उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। युवराज काका की उलझन समझ गए। उन्होंने काका को अपने पास बैठाया और प्यार से बोले, काका उसके साथ इतना कुछ हुआ है। एक लड़की के लिए ये बहुत भयावह हादसा है और उसके बाद तुरंत ही दयाल अंकल को खोया है। इतनी जल्दी इतने बड़े घाव से कोई भी नहीं निकल पाएगा। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ काका, क्योंकि ये वक्त मुझ पर भी गुजर चुका है। मैंने अपना पूरा परिवार एक साथ खोया है काका। उस वक्त आप और दयाल अंकल ना होते तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं खुद को संभाल भी पाता या नहीं। उस वक्त मेरी जो हालत थी उससे बाहर आने में मुझे कितना वक्त लगा था। फिर उसके साथ तो कोई भी नहीं है। वक्त पर वो भी इन सब से निकल ही आएगी। और फिर मैंने जो उसके साथ किया है वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार वो संभल जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद भी अगर वो यहाँ से जाना चाहे तो आप या कोई उसे नहीं रोकेगा। ये उसका फैसला होगा और किसी का नहीं। काका युवराज की आंखों में देखते हुए बोले, और तुम रह पाओगे उसके बिना युवराज? काका के ऐसे बोलने पर युवराज हड़बड़ा गए, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो नजरें नीचे कर बोले, मुझे क्या फर्क पड़ेगा वो जाए या रहे? काका युवराज के हाथों पर अपने हाथ कसते हुए बोले, बिटवा मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी आंखों से मुझे पता चल जाता था कि तुम्हें क्या चाहिए, और आज भी मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ। तुम मेरे लिए बेटी ही नहीं, मेरे सब कुछ हो। अगर बॉस ने मुझे उस वक्त सहारा ना दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। उसके बाद शिप्रा और तुम दोनों ही तो मेरे जीने का सहारा थे। ये कहते ही दोनों की आंखों में नमी उतर आई, पर भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। बॉस और बड़ी मालकिन के साथ शिप्रा बिटिया को भी अपने पास बुला लिया। आज बद्री काका अपने दुख में थे, लेकिन युवराज के दबे हुए दर्द को हवा दे रहे थे। अब तुम्हें देखकर ही तो मैं जी रहा हूँ। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे, कब तुम्हारे सर पर सहरा सजे, कब इस वीरान से बंगले में बहू की आवाज़ गूंजी। सोचा तुम्हारी खुशियाँ देख लूँगा तो मरने से पहले मेरे दिल के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। काका युवराज का हाथ पकड़े रो पड़े। युवराज ने अपनी भरी आंखों से काका की तरफ देखा और अपने हाथों से उनके आंसू साफ करके बोले, काका मुझे नहीं पता था कि आप मेरी वजह से इतने परेशान हो। मैं खुद में इतना खो गया था कि जान ही नहीं पाया। पर अब परेशान ना हो, सब ठीक होगा। अगर मेरी और इस बंगले की किस्मत में खुशियाँ होंगी तो वो कहीं नहीं जाएंगी। आपको मुझ पर विश्वास है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। थोड़ा तो वक्त बदल रहा था। अब रोज ही युवराज और श्रद्धा साथ नाश्ता करते और रात का डिनर भी एक साथ करते। उसकी तबीयत भी अब पहले से ज़्यादा ठीक हो चुकी थी। मेरा तो नहीं, पर संजय एक बार उससे मिलने आया था, पर ज़्यादा देर बैठ नहीं पाया। या यूं कह लीजिए जानबूझकर बैठा नहीं, पर जैसे अब उनके आने या ना आने से श्रद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
पर अब युवराज श्रद्धा को परेशान करते, कभी प्यार से तो कभी गुस्से से। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि वैसे तो वो चुप ही रहती, पर जब वो ऐसा करते तो वो उन्हें गुस्से से कुछ सुना भी देती, इसीलिए वो उसे चिढ़ाते भी थे। पर इन सब में एक बात ये अच्छी हुई कि वो रोज़ खुद ही अपनी मांग भर लेती। अगर कभी भूल जाती तो युवराज खुद से भर देते। आज केशव ने बताया कि सुबह एक लड़की आएगी जो घर के काम के साथ श्रद्धा के भी काम करेगी। ठीक 10 बजे एक लड़की आई जो देखने में ज़्यादा तो नहीं पर कम सुंदर भी नहीं थी। उसने एक सिंपल ब्लैक सा कुर्ता और लाल चूड़ीदार के साथ जयपुरी दुपट्टा लिया था। बालों को गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी और चेहरे पे सिर्फ आंखों में काजल के सिवा कोई मेकअप नहीं था, और एक हाथ में मौली और एक हाथ में घड़ी थी। युवराज सोफे पर बैठे थे। उन्होंने एक नज़र उसे देखा, हाथ से उसे बैठने का इशारा किया। वो लड़की युवराज के बिल्कुल सामने बैठ गई। उसने एक बार इधर उधर देखा तो युवराज ने कहा, मैं ही युवराज सिंह हूँ और मैंने ही आपको अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर बुलाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और उनकी ज़रूरतों का भी। वो लड़की युवराज के यहाँ काम करने से पहले ही घबराई हुई थी। उन्हें सामने देखकर वो और डर गई। डरती भी क्यों नहीं, ये युवराज थे, युवराज सिंह राठौड़, जिनकी पर्सनैलिटी देखकर ही अच्छे अच्छे घबरा जाते थे। ये तो फिर एक आम सी लड़की थी और ऊपर से युवराज, टॉप बिजनेसमैन, जिनसे मुकाबला करने की हिम्मत सिर्फ श्रद्धा रखती थी। वो बड़ी धीमी आवाज़ में नीचे नजरें किए हुए हिचकिचाती हुई बोली, जी सर, मुझे केशव भाई ने सब बताया है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। युवराज ने पूछा। जी रत्ना, मेरा नाम रत्ना जोशी है। तो ठीक है, मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवा देता हूँ। युवराज ने राजू को आवाज़ दी और श्रद्धा को बुलाने भेजा। श्रद्धा धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आई। युवराज ने उसको सोफे पर बैठने को कहा। उसने सवालिया निगाहों से जब युवराज को देखा तो युवराज मुस्कुरा उठे। श्रद्धा, ये मिस रत्ना, आपके केयर टेकर। उसने एक बार फिर युवराज को गौर से देखा। मेरा मतलब है, जब तक तुम अच्छे से, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा, अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तो मिस रत्ना आपके सारे काम करेंगी और आपको कंपनी भी देंगी। श्रद्धा कुछ नहीं बोली। युवराज ने उसको एक बार फिर देखा और उठकर बाहर चले गए। रत्ना ने श्रद्धा को देखा। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रत्ना जोशी है। मुझे केशव भाई ने भेजा है आपके लिए। श्रद्धा ने उसको अच्छी तरह देखा। वो उसी की हम उम्र थी। तो श्रद्धा ने कहा, आपको केशव भाई ने भेजा है तो आप भी हमारी बहन जैसी हुई, इसीलिए आप हमारा नाम लीजिए। मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। अगर युवराज सर को पता चला तो मेरा पहला दिन ही आखिरी दिन बन जाएगा। वो थोड़ा सहम कर बोली। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, हम हैं ना। श्रद्धा की दवाई का वक्त हो गया तो वो अपने कमरे में आ गई और उसके पीछे रत्ना भी। वो दोनों बातें कर रही थी कि राजू ने दरवाजे को नॉक किया। श्रद्धा ने अंदर बुला लिया। उसने एक रेड रोज का सुंदर सा बुके और एक पैक बॉक्स श्रद्धा को देते हुए कहा, मालकिन, ये आपके लिए। उसने फूलों को हाथ लगाकर चौंकते हुए पूछा, किसने भेजा है? ये तो उसने बताया नहीं। श्रद्धा को रेड रोज बड़े अच्छे लगते थे। वो उन्हें बार बार छू रही थी और बॉक्स एक तरफ रखा हुआ था। रत्ना ने देखा तो बोली, सॉरी मैडम, आपको रेड रोज बहुत पसंद है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उस बॉक्स से आवाज़ आने लगी। दोनों ने चौंक कर देखा। श्रद्धा ने बॉक्स उठाकर खोलना शुरू किया तो आईफोन था जो बजे ही जा रहा था। उसने उठाकर कान से लगाया पर बोली कुछ नहीं। उधर से बेहद कशिश भरी आवाज़ उभरी, तो फूल तो पसंद आए ही होंगे आपको, आपके फेवरेट हैं रेड रोज। श्रद्धा ने पहचान लिया। उसने गुस्से में पूछा, आपने फ़ोन भेजा है या कोई काम था? जी नहीं, वो फूल युवराज ने भेजे हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, बस सुबह आपकी आवाज़ नहीं सुनी तो सोचा कि एक बार आपकी आवाज़ सुन लूँ। अब सुन ली तो फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रखकर लबों पर मुस्कान थिरक आई युवराज के। अंदाज बदले बदले से थे आज जनाब के। रत्ना जो पास बैठी थी बोली, ये फूल और फ़ोन सर ने भिजवाए हैं और शायद फ़ोन भी उन्हीं का ही था, है ना? श्रद्धा ने सिर्फ में जवाब दिया। लगता है सर आपको बहुत प्यार करते हैं। आपसे एक सवाल पूछूं? आपकी नई शादी है,
श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने ये कहकर कि नींद आ रही है आंखें बंद कर ली और रत्ना उठकर पूरा बंगलो देखने लगी। रत्ना को श्रद्धा थोड़ी अजीब लगी पर उसने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उसकी भी अपनी ही कहानी थी जिसमें वो उलझी हुई थी और केशव ने भी कहा था कि श्रद्धा की तबीयत खराब है, इसीलिए उससे किसी तरह के सवाल जवाब ना करे। घर देखने के बाद वो किचन में गई। वहाँ बद्री काका एक सर्वेंट के साथ खाने की तैयारी कर रहे थे। काका ने रत्ना को देखा तो बोले, आपको कुछ चाहिए? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अब श्रद्धा जी तो सो रही हैं और मैंने पूरा बंगलो भी देख लिया, पर क्या करूँ तो सोचा किचन में आपकी मदद कर दूँ, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। काका ने पहले तो मना किया पर उसके बहुत कहने से उसे किचन में काम करने दिया, जिससे वह बहुत खुश हो गई। युवराज जब रात में आए तो अपने कमरे में जाते हुए उन्होंने कुछ हंसने और बातों की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उन्हें अच्छा लगा और वह उस तरफ चले गए। वहाँ श्रद्धा और रत्ना दोनों बातें कर रहे थे, जिससे रत्ना को हंसी आ रही थी, वहीं श्रद्धा मुस्कुरा रही थी। युवराज ने श्रद्धा को आज बहुत टाइम बाद मुस्कुराते हुए देखा तो उनके दिल को करार आया। कब से इस मुस्कुराहट के इंतजार में था मैं। वो वैसे ही दरवाजे पे पीठ टिकाए हाथ बांधकर खड़े हो गए और वो दोनों इस बात से अनजान कि दो आंखें उनसे किसी एक को शिद्दत से देख रही हैं। पर अचानक से रत्ना की नज़र जब दरवाजे पर गई तो युवराज को देखकर उसके हाव भाव बदल गए, जैसे उसकी सांसें गले में अटक गई हों। श्रद्धा ने जब रत्ना के चेहरे को दरवाजे की तरफ देखते देखा तो उसने भी उसकी नजरों का पीछा किया, तो वो युवराज को देख थोड़ी सी अनमनी हो गई। युवराज ने दोनों को असहज देखा तो मुस्कुरा कर बोले, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर किसी की हंसी की आवाज़ मुझे यहाँ खींच लाई। युवराज ने ये बात इस अंदाज में कही कि रत्ना तो पानी पानी हो गई और वो वहाँ से आती हूँ कहकर निकल गई। श्रद्धा ने एक बार फिर तेजी नज़र से युवराज को देखा तो वो अभी भी वैसे दोनों हाथ बांधे ही मुस्कुरा रही थी। श्रद्धा ने चिढ़ते हुए कहा, आजकल आपको ज़्यादा ही मुस्कुराने लगे हैं। युवराज उसे और चिढ़ाते हुए प्यार से बोले, इतनी मुश्किल से तो मुस्कुराने की वजह मिली है तो अब बंदा मुस्कुराए भी ना। श्रद्धा ने थोड़े गुस्से में कहा, ऐसी भी क्या वजह मिल गई जो बिना बात के आप मुस्कुराते रहते हैं? पहले तो कभी किसी ने देखा नहीं आपको मुस्कुराते हुए। श्रद्धा ने युवराज को एक टोन कसा। युवराज हौले कदमों से अंदर आने लगे। श्रद्धा के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। वो एकदम से सहर उठी। पहले ऐसी वजह थी भी नहीं मेरे पास, लेकिन अब तो है। वो एकदम हड़बड़ा उठी, उनकी बात काटते हुए और भी गुस्से से बोली, क्योंकि उनका करीब आना हमेशा उसकी धड़कन बढ़ा देता था। तो आज मुझे भी वो वजह जाननी है, या फिर आप जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए करते हैं? कहकर वो उनसे थोड़ा पीछे हो गई। युवराज की जो मुस्कान थी उसकी जगह वो सीरियस होकर फिर से उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देख कर बोले, तुम हो इसकी वजह। वो हैरानी से युवराज को देख रही थी। धीरे धीरे वो उनकी आंखों में कहीं गुम हो गई और युवराज तो उसकी आंखों में पहले ही गुम थे। जब दरवाजे पर आहट हुई तो दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुरा ली और बिना कुछ कहे युवराज लंबी टिक भरकर वहां से निकल गए, क्योंकि अभी वो उससे अपने दिल की बात नहीं करना चाहते थे। उन्हें जाता देख पहले श्रद्धा ने उन्हें रोकना चाहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर इससे पहले वो रोकती युवराज वहां से अपने कमरे में चले गए और छोड़ गई श्रद्धा को उसके बेचैन मन के साथ। अब तो युवराज उसके सामने ऐसे किसी भी वक्त नहीं आना चाहते थे कि वो उनसे कोई सवाल करे, पर उनके लिए अब उससे दूर रहना भी मुश्किल हो रहा था। रात का खाना खाकर युवराज ने रत्ना को गाड़ी से घर छोड़ने के लिए कह दिया। आज श्रद्धा भी काफ़ी अच्छा फील कर रही थी कि कितने दिनों बाद ऐसे किसी से घंटों बातें करना उसे अच्छा लग रहा था, पर जब वो सोने के लिए लेटी तो बार बार युवराज के कहे वो अल्फाज उसे बेचैन कर रहे थे। हम कैसे इन जैसे अकड़ू और खरूस के मुस्कुराने की वजह हो सकते हैं? इनके जैसा इंसान और ऐसी बातें, वो तो हमने कितना चिढ़ते थे। आज वही इंसान हमें अपनी खुशी की वजह बता रहा है। आखिर क्यों? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कुछ समझ नहीं आया तो झल्लाकर उठ बैठी और नींद के टैबलेट खाकर वापस बिस्तर पर लेट गई। अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही थी तो मेडिसिन भी कम हो रही थी, पर नींद की दवाई के बिना उसे नींद नहीं आती थी, या फिर आ भी जाए तो डर कर उठ जाती थी। इसलिए डॉक्टर ने नींद की गोली अभी कंटिन्यू लेने को कहा और इसी का फ़ायदा उठाकर युवराज घंटों तक उसे निहारते रहते और वो बेखबर अपने ख्वाबों की दुनिया में घूमती रहती। उसके बाद श्रद्धा जब भी युवराज से बात करने जाती तो युवराज उसे चिढ़ा देते और वो पैर पटकती वापस आ जाती।
एक बार उसने युवराज को अकेले देखा तो वो उनके पास जाकर सामने खड़ी हो गई। उसके दिमाग में हर पल यही बात घूमती रहती थी कि उनके इतना बदलने की क्या वजह हो सकती है, जिस युवराज की गुस्से वाली आंखों से ही सामने वाला डरकर मर जाए। आखिर वो युवराज जी उससे ऐसी बातें क्यों करते हैं? आखिर सच क्या है और वो मुझे इस तरह क्यों परेशान करते हैं? उसे इन सवालों के जवाब चाहिए थे। उसको अपने सामने देखकर युवराज भी समझ गए कि वो उनसे कुछ तो जानने आए हैं, पर उन्हें अभी कुछ भी कहना सही नहीं लगा, तो उन्होंने उसको देख फिर से मुस्कुरा दिया। अब उसे उनकी इस बिना बात की मुस्कुराहट से चिढ़ सी हो गई थी और ये बात युवराज भी अच्छे से जानती थे, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसे ही उसको चिढ़ाती थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि युवराज ही बोल पड़े। आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया कि तुम मुझसे बात करने आई हो। वो थोड़ा छेप गई, फिर बोली, हमारे पास आपकी तरफ फालतू वक्त नहीं है, हमें अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इन्हीं सवालों से युवराज अभी बचना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे पर रत्ना को देखा तो बोले, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा, पर बाद में, अभी मुझे रत्ना से कुछ काम है। और श्रद्धा के करीब से रत्ना के पास चली गई और वो फिर से पैर पटकती हुई और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। खुद को समझती क्या है, सिर्फ दूसरों पर अपनी मर्जी ही थोपनी आती है, चाहे शादी ही क्यों ना हो। बस बहुत हो गया, अब जल्दी ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आज पहली बार युवराज का बिना किसी वजह ऑफिस जाने का मन नहीं था, तो रॉकी और गुरु ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम लेकर युवराज हाउस आ गई। युवराज ने इधर उधर देखा, श्रद्धा रॉकी और गुरु से बात कर रही थी, बद्री काका गार्डन में कुछ काम करवा रहे थे और रत्ना श्रद्धा की दवाई लेने उसके कमरे में गई थी। युवराज ने फिर से एक बार सब पर नजर डाली और श्रद्धा को परेशान करने के लिए चुपके से अपनी शर्ट का बटन तोड़ दिया। सच में प्यार बड़े से बड़े इंसान को बचपना सिखा देता है। युवराज उसके करीब होने और खुद को उसके करीब करने के लिए नए नए बहाने तलाश रही थी। इस उम्र तक उन्होंने वीरानियों में अपनी जिंदगी गुजारी थी। ना किसी का साथ था, ना किसी की आस थी। मॉम डैड बहन भी साथ छोड़कर चले गए थे। अब जब किस्मत उन्हें मौका दे रही थी तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने श्रद्धा को बड़े प्यार से पुकारा। श्रद्धा के साथ वो दोनों भी उस तरफ आ गए। उन्होंने तीनों को देखा तो भोली सी सूरत और मासूम सी आवाज में बोले, श्रद्धा, क्या एक काम कर दोगी? वो तो उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कि अब पता नहीं क्या नया ड्रामा है। बटन आगे करते हुए युवराज बोले, वो मेरी शर्ट का बटन लूज हो गया था तो ये मेरे हाथ में आ गया है, तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो लगा दो। इतना सुनते ही रॉकी और गुरु तो मुस्कुराते हुए वहां से खिसक लिए। वो कुछ कहती उससे पहले ही युवराज बोल पड़े, रहने दो, मैं रत्ना से कह देता हूँ, नहीं तो एक बटन की वजह से कपड़े बदलने पड़ेंगे। जैसे ही युवराज रत्ना को आवाज़ लगाने लगे वो बोल पड़ी, ठीक है, कमरे में आइए, लगा देती हैं। अब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकती हैं। लेकिन सच तो ये था कि युवराज जी का यूं अपने काम के लिए रत्ना को कहना श्रद्धा को अच्छा नहीं लगा। वो युवराज के कमरे में ले गई और सुई धागा युवराज को देकर बोली, लीजिए, लगा लीजिए। युवराज ने भी अनजान बनते हुए कहा, मैं खुद लगाऊं? अगर मुझे आता तो मैं तुम्हें या रत्ना को नहीं कहता। वो फिर से चिढ़ते हुए बोली, हम सब समझते हैं ये आपके रोज रोज नए नए ड्रामे हैं, इसीलिए या तो इसे खुद लगाइए या फिर शर्ट बदल लीजिए। युवराज ने उसे सुई धागा लिया और रत्ना को आवाज़ लगा दी। वो 1 मिनट में हाजिर हो गई। वो वैसे भी युवराज की नज़रों में हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती थी, क्योंकि जब वो इस घर में आई थी तो युवराज से बड़ा डरती थी, पर 2 दिन में ही वो युवराज पर पूरी तरह से फिदा हो गई। वो उन्हें देख अपनी सारी उलझनें भूल जाती थी। उसे श्रद्धा और युवराज के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर उसे हमेशा उन दोनों का एक दूसरे के लिए बर्ताव अजीब लगता था। पर वो बहुत खुश होती तब युवराज उसके काम की तारीफ करती और युवराज जानबूझकर भी श्रद्धा को चिढ़ाने के लिए रत्ना की तारीफ कर देती। उसने आते ही कमरे में सर झुकाकर पूछा, जी सर, आपने बुलाया? उन्होंने एक नज़र श्रद्धा को देखा जो बेयकीनी से युवराज को देख रही थी। रत्ना, वो ये बटन लगाना है, श्रद्धा से लग नहीं पा रहा तो आप लगा दीजिए। रत्ना आगे बढ़कर सुई धागा लेकर युवराज के करीब खड़ी हो गई और बटन लगाने लगी। युवराज की नज़रें तो बस श्रद्धा के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन पर थी और उसका ध्यान रत्ना पर, जो युवराज के कुछ ज़्यादा ही करीब थी। जब उसे सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा रत्ना का उनके इतने करीब होना। उनकी मर्जी, जो दिल में आए वो करें। युवराज ने उसे ऐसे देखा तो एक बार फिर मुस्कुरा उठे
उन्हें आज एक उम्मीद की किरण नजर आई। शायद श्रद्धा कुछ तो महसूस कर रही है। उनके दिल को आज फिर से करार आया। रत्ना की आवाज से दोनों अपनी सोच से बाहर आए। युवराज ने रत्ना को थैंक यू कहा और बाहर रोकी और गुरु जो फाइलों में उलझे पड़े थे उनके पास आ गई। युवराज उनके पास जाकर अपने काम में लग गए। रात में मौसम खराब होने की वजह से रॉकी और गुरु रत्ना को अपने साथ ही ले गए। काली घटाएं फैली हुई थी जो रात को और ज्यादा स्याह बना रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। श्रद्धा खिड़की में खड़ी उसे महसूस करके छत पर आ गई और वो दूर तक बदलते आसमान को देख रही थी जहां बादल चांद के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। उन्हें देख वो युवराज की आज की हरकत को याद कर रही थी। वो चाहे जिसके करीब हो, पर ये हमारे दिल में क्यों अजीब सी हलचल है। उसे वो संजय के घर वाला पल याद आ गया जब युवराज को मीरा के करीब देखकर उसे अजीब लगा था, जिसकी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गई थी और उसके बाद ही तो मुसीबतों की खाई उसे धीरे धीरे निकल गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे एहसास भी नहीं था कि युवराज उसके पीछे से उसे देख रहे थे। उसके आंसू उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे थे कि इतने में आसमान भी श्रद्धा का साथ देने लगा। उसकी हल्की सिसकियां बन गई जो युवराज से सहन ना हुई, तो उन्होंने उसको पीछे से अपनी आगोश में भर लिया। ये पहली बार तो नहीं था। युवराज ने कई बार श्रद्धा को इसी तरह संभाला था। वो इसी तरह उसे थामे हुए बोले, क्यों क्यों श्रद्धा, हर बार खुद को सजा देती हो बिना किसी कसूर के। युवराज के ऐसे थामने से वो वैसे ही खड़ी रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो उनसे दूर जाना चाहती थी पर उसके शरीर में जान ही नहीं लग रही थी। युवराज के सीने के गर्मी और लहजे की तपिश उसे पिघला रहे थे। युवराज आज उसके आंसू पोंछना चाहते थे। पूरे हक से वो उसे ऐसे ही थामे दर्द भरे लहजे में बोले, श्रद्धा, बारिश भी अब धीमी हो चुकी है। बादल भी अपनी गड़गड़ाहट बंद कर अब छटने लगे थे, जैसे आज ये प्रकृति भी युवराज का साथ देने आए हो। युवराज के मुंह से उसने अपना नाम सुना तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उन्होंने अपनी बाहों का घेरा और कस लिया और जैसे जन्मों का सुकून एक पल में सिमट आया। एक पल की खामोशी के बाद फिर बोले, श्रद्धा, आज तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ या फिर कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार बचपन में देखा था। मैं न्यूयॉर्क से छुट्टियों में घर आया हुआ था। तुम दयाल अंकल के साथ घर पर आई थी। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी लेकिन मैं अपने हवास में था। तुम शिप्रा के साथ लॉन में खेल रही थी, मैं भी वहीं बैठा गेम खेल रहा था। तुम खेलते खेलते गिर पड़ी थी जिससे तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, लेकिन मेरे दिल में चोट लगी थी। तुम्हारा रोना मुझे तभी परेशान कर रहा था। मैं दौड़कर तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले गया था। फिर मॉम ने डॉक्टर को बुलाया था। उस दिन अंकल तुम्हें ले गए थे और मैं कुछ दिन बाद तुम्हें याद करता हुआ न्यूयॉर्क चला गया था। और फिर जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, याद है तुम्हें, और आते ही मुझसे टकरा गई थी। मुझे वही बचपन वाली श्रद्धा याद आ गई थी। कुछ तो था तुम में। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आया। कब तुम्हारा मेरे पास रहना मुझे बेचैन करने लगा पता ही नहीं चला। शायद उसी बेचैनी को छुपाने के लिए बिना किसी बात के तुम पर गुस्सा करता था। मैं जानता था हमारे बीच उम्र का भी बहुत बड़ा फासला है। मैंने लाख कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उस दिन जब तुम्हें उस ट्रक से बचाया था तब मैं ना जाने क्यों बहुत डर गया था। और जानती हो मैं क्यों तुम्हें चलती फिरती मुसीबत कहता था? क्योंकि मुसीबत तुम्हारे पास नहीं आती, तुम खुद ही मुसीबत के पास चली जाती थी। बार बार मुझसे टकराना या मॉल में उस लड़के से उलझना या फिर ट्रक से। कभी तुमने सोचा है कि हर बार मैं ही क्यों था तुम्हें बचाने के लिए? क्योंकि तुम्हारे कान्हा जी चाहते थे। कब तुम्हें खो देने का डर मन में आया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब तुम किडनैप हो गई थी लगा था जैसे किसी ने मेरी सांसें ही छीन ली हों। पर मैं तब भी ये बात समझ नहीं पाया कि क्यों, आखिर तुमसे ऐसा क्या रिश्ता था जो मुझे हर पल महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख पा रहा था। इसीलिए ना चाह कर भी तुमसे दूर ही रहा। लेकिन जब बात तुम्हारी जान पर आ गई तो समझ में आया कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैंने ये शादी की। श्रद्धा, मैं मानता हूँ कि दयाल अंकल को मैंने वादा किया था
कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने का फ़ैसला सिर्फ मेरा खुद का था। मैंने अपने दिल के कहने पर ये सब किया है। मैं एक सख्त इंसान था जिसके दिल में प्यार, मोहब्बत या शादी जैसी किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं थी। लेकिन एक सख्त इंसान को भी तुमने मोम बना दिया, युवराज सिंह राठौर, जो सिर्फ तुम्हारे लिए युवराज बन रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस वक्त ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, आज उसी ने तुम जैसी एक प्यारी सी मासूम सी वजह दे दी मुझे जीने के लिए। वरना ये दिल दिल नहीं, एक पत्थर था जिसे तुमने एक धड़कता हुआ दिल बना दिया। पर अगर तुम अभी भी मुझसे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जो भी फैसला करना सोच कर करना। युवराज ने अपनी आगोश में महसूस किया कि उसने खुद को उनकी बाहों में ढीला छोड़ा हुआ है। उन्होंने उसको आगे की तरफ कर लिया। भीगा हुआ चेहरा कितना प्यारा लग रहा था। उन्होंने उसके घर वाला पल याद आ गया तो लबों पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे से बोले, कैसी हो तुम श्रद्धा? सब मुझसे डरती हैं, लेकिन तुमने उस दिन मुझ पर पानी फेंक दिया था और अब मैंने कितनी हिम्मत करके तुमसे अपने दिल की बात कही और तुम हो कि इतना भीगने के बाद भी सो गई। काश एक बार तुम मुझ पर यकीन करो, एक बार, बस एक बार, एक मौका तो दो। वो धीरे से उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले आए, उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब युवराज उसके गीले कपड़े कैसे बदलते, और कपड़े गीले रहते तो बीमार पड़ जाती। तो उन्होंने हेयर ड्रायर की मदद से उसके करीब बैठकर उसके कपड़े और बालों को सुखाया और उसे अच्छे से ढक दिया और उसे निहारने लगे। उन्होंने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और पायल निकाली। जानती हो श्रद्धा, ये पायल तुम्हारी ही है, तब से मेरे पास थी और अब कब से मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा था जब मैं इसे तुम्हें पहनाऊं और तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम्हारी पायल से कोई भी परेशानी, इसकी आवाज़ मेरे लिए कोई शोर नहीं, बल्कि इसकी आवाज़ मुझे मेरे अतीत में ले जाती थी। इसकी आवाज़ में मुझे मेरी मॉम की पायल की आवाज़ आती थी। मेरी मॉम को भी पायल का बहुत शौक था। वो जब भी पायल पहनती थी तो मैं उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैरों को छेड़ता रहता था और वो मुस्कुरा कर मेरे सिर को सहलाती थी। युवराज की आंखों में नमी उतर आई। बस इसीलिए उस दिन पूजा में सबके होते हुए भी, इतने शोर में भी मुझे तुम्हारी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी और इसकी मधुर झनकार मेरे पत्थर जैसे दिल को भी मोम बना रही थी। उन्होंने पायल उसके पैरों में पहनाई और उसे प्यार से छू लिया। आज वो उसके पास ही रहना चाहते थे, उसे जी भर के देखना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे। लेकिन वो जानते थे कि आज उन्होंने तो अपने दिल की बात उससे कह दी, लेकिन उसने तो कुछ सुना ही नहीं, या फिर कितना सुना हो वो उन्हें पता ही नहीं चला। वो उसके करीब आए और झुककर उसके माथे को प्यार से चूमा और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद में उसने अपनी आंखें खोली और बैठकर अपने पायल को छूने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवराज जी उसके बारे में ये फील करती हैं। वो उठकर खिड़की पर आ गई और जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। युवराज के दिल की बात तो अब उसको पता चल गई और अपने सवालों के जवाब भी मिल गए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो खुश हो कि युवराज उससे इतना प्यार करती हैं, या दुखी हो क्योंकि वो अभी तक अपनी ही फीलिंग्स नहीं समझ पा रही थी। उसकी आंखों में अब तक हर पल तस्वीर बनकर उभरने लगा। जब युवराज उसके इतना करीब होते हैं तो क्यों उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिस्म में सिरहन पैदा हो जाती है, जिसे वो अब भी महसूस कर रही थी। अभी भी ये सब सोचते हुए उसकी धड़कन कितनी तेज हो गई है। वो अब समझ रही थी कि शायद शुरू से ही कुछ तो था, तभी बिना कुछ कहे हर जगह उसकी मदद करते थे और वो उनके सामने अजीब सा फील क्यों करती थी। जब भी उसने युवराज की आंखों में देखा, एक कशिश सी होती थी। उसे वो अपनी हर हरकत याद आ रही थी जब जब वो युवराज के सामने थी। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों युवराज को किसी के करीब देखकर उसे बुरा लगता है। पापा को कितना अच्छे से समझते थे और हमारे लिए भी क्या नहीं किया। जिस वक्त हमें किसी अपनों की ज़रूरत थी, वो युवराज जी ही थे जिन्होंने हमें एक छोटे बच्चे की तरह संभाला, अपने हाथों से खाना तक खिलाया और खुद को भी कितना बदल लिया। पहले कैसे लगती थी यमराज की तरह, हर बात पर अकड़ू, हर बात में गुस्सा।
लेकिन क्या सच में युवराज जी को हमसे इतना प्यार हो गया है? शादी के बाद का हर पल उसकी आंखों में घूम रहा था। उसको कभी चुराने के लिए तो कभी परेशान करने के लिए उसके साथ जो भी किया, हमारे सारे नखरे उठा रहे थे, हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा सब प्यार से सह लिया। एक बार भी हम पर गुस्सा नहीं किया। उसके लबों पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। उसके गुलाबी गाल ब्लश कर रहे थे। वो युवराज प्यार के कन्फेक्शन को बार बार याद कर रही थी, और उनका पायल पहनाना और उसको प्यार से छूना उसको अलग ही एहसास दे रहा था। और इस वक्त इस एहसास में वो पूरी तरह बह जाना चाहती थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि वो सच में शादीशुदा है, और वो आईने के सामने खड़ी होकर अपनी मांग में भरा सिंदूर छू कर देख रही थी, जो बारिश में भीगने के बाद भी अपनी रंगत बनाए हुए था। उसे वो पल याद आ गया जब कई बार वो अपनी मांग भरने भूल जाती थी तो युवराज खुद उसकी मांग भर देते थे, तो तंग आकर बेमन से रोज खुद ही अपनी मांग भर लेती थी। लेकिन आज उस सिंदूर भरी मांग को देखकर उसके दिल को कितना सुकून मिल रहा था, जैसे आज उसे किसी ने एक नई जिंदगी दे दी हो। उसकी आंखें छलक आई। उसने अपने बाबा की फोटो अपने हाथों में ली और उससे बातें करने लगी। बाबा, आज हम आपको समझ पा रहे हैं कि युवराज जी की इतनी तरफदारी क्यों करते थे, क्योंकि आप उन्हें अच्छे से जानते थे कि वो दुनिया के सामने चाहे जितनी भी सख्त बने, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा दिल है। लेकिन क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है? क्या हमारा भी उन्हें प्यार करना ठीक होगा? हमने भी आज तक जिंदगी में हर रिश्ता खोया है, अब कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है। पता नहीं कितनी रात तक वो उनकी फोटो से बातें करती करती वहीं पास रखे सोफे पर सो गई। सुबह युवराज जागे तो रात का सब याद आ गया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, साथ ही एक दर्द भी उभर आया। वो उठकर श्रद्धा के कमरे में गए। उन्होंने देखा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो वो सोफे पर किसी मासूम से बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी और अपने बाबा की फोटो को सीने से लगा रखी थी। ऐसा लग रहा था कि महीनों बाद वो इतने सुकून से सोई हो, जो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। युवराज ने बेड से कंबल उठाकर सोफे पर ही उसको ओढ़ा दिया और उसके सिर को प्यार से सहलाकर बाहर आ गए और सोचने लगे अब उनके पास बहुत कम वक्त रह गया है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि श्रद्धा को वो दवाइयों से कितनी मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो शादी के बाद कुछ ही दिनों में ठीक होने लग गई थी। अब डॉक्टर ने भी उसे सिर्फ खुश रहने और स्ट्रेस ना लेने को ही कहा था। बाकी उसकी एक नींद की गोली के सिवा सब दवाइयाँ बंद कर दी थी, और वादे के मुताबिक युवराज अब उसे किसी भी वजह से रोक नहीं सकते थे। वो अपनी सोच को यहीं छोड़कर एक लंबी सांस लेकर जल्दी ही तैयार होकर ऑफिस चले गए। आज की सुबह श्रद्धा के लिए सबसे अलग सुबह थी। आज उसके दिल में एक नया एहसास था जो उसे हद से ज़्यादा हंसी बना रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोफे से नीचे उतरी। नहाकर उसने आज वार्डरोब से रेड साड़ी निकाल कर पहनी और आईने के सामने गई तो आज मांग भरते समय पहली बार उसे खुशी हो रही थी, जो अपने पति के लिए हर सुहागन को होती है। वो खुद में ही शर्मा उठी, जिससे उसके गाल ब्लश हो उठे। उसे लग रहा था कि उसकी खुशी को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। आज वो सबसे पहले युवराज को देखना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि वो उनसे कैसे कहेगी अपने दिल की बात। फिर उसने सोचा कि अभी खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो इसके लिए खुद को अच्छे से तैयार करना चाहती थी, लेकिन उनको देखने की बेचैनी इतनी थी कि वो कमरे से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आज किसी ने उसको नहीं जगाया था, क्योंकि युवराज जाने से पहले कह कर गए थे कि अभी श्रद्धा को सोने दें और उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। काका ने श्रद्धा को देखा तो उसके पास आ गए और मुस्कुरा कर बोले, बिटिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुम बहुत देर तक सोती रही। काका की बात उसको कुछ समझ नहीं आई, तो बोली, जी काका, मैं ठीक हूँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? काका को उसके चेहरे पर कुछ अलग रौनक दिखाई दी और बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और आज उसने युवराज की पसंद की साड़ी भी पहनी हुई थी। काका ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसको बताया, वो बिटवा कहकर गई थी कि आपको सोने दें और कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए। उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। वो तो पहले युवराज का चेहरा देखना चाहती थी। उसे लगा था कि नाश्ते पर तो युवराज जी को देख ही लेगी।
उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। आज रत्ना भी नहीं आने वाली थी, उसे भी कुछ काम था। उसने बेमन से नाश्ता किया। वो जानती थी कि अभी अभी तो वो ठीक हुई है और ऐसे खाने से लापरवाही उसे भारी पड़ सकती थी, और अब वो युवराज को किसी तरह परेशान नहीं करना चाहती थी। नाश्ता कर वो बाहर गार्डन में चली गई, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। वो वापस अंदर की तरफ चली गई, युवराज के कमरे के बाहर खड़ी हो गई और अंदर जाने से उसके पैर कांप रहे थे। अंदर जाने के लिए वो बड़ी हिम्मत कर रही थी। आज पहली बार युवराज के कमरे में जाने लगी। उसके दिल की धड़कन 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। उसने अपने आसपास देखा और वो अंदर चली गई, पर पीछे से उसे काका ने देख लिया और खुशी से मुस्कुरा उठे। आज उन्हें लगा कि युवराज और श्रद्धा की जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। वो अंदर गई तो उनका कमरा देखती ही रह गई। बहुत सुंदर, सादा, सोबर सा कमरा था उनका। अंदर जाकर वो एक एक चीज़ हाथ लगा कर देख रही थी। उनके कमरे में सेंटर में एक बड़ा सा खूबसूरत सा बेड था। उसके आसपास छोटे छोटे साइड ड्रॉर थे। उन पर एक फ़ोटो फ्रेम थी जो उल्टी रखी थी, और उसके साइड में एक बड़ा ही प्यारा टेबल लैंप रखा था। उसके पास बहुत ही सुंदर सा सोफ़ा था जिस पर बड़े बड़े कुशन रखे थे। सामने की दीवार पर युवराज की फैमिली की कई फ़ोटो लगी थी, और साइड में थी बालकनी, मतलब युवराज का फेवरेट प्लेस, उनका छोटा सा गार्डन, और उसके साइड में एक काउच। वो रूम को बड़े ध्यान से देख रही थी। इतना सिंपल और इतना सुकून भरा था उनका कमरा। वो सब देखने के बाद वो ड्रॉर पर उल्टे पड़ी फ़ोटो देखने आगे बढ़ी। उसने जैसे ही वो फ़ोटो उठाकर पलट कर देखी तो हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फ़ोटो श्रद्धा का थी, उसके बाबा के साथ, जो युवराज उसके घर से लाए थे। उसे देख वो फिर से इमोशनल हो गई और फोटो वहीं रख वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके रूम में काका जूस देने आए तो देखा वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और रोने लगी। काका कुछ पूछ पाते, लेकिन वो रोते हुए बाहर भाग गई। काका भी ग्लास वहीं रख उसको आवाज़ देते हुए पीछे भागे, पर वो इतनी तेज़ भागी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। काका जब तक बाहर आते वो उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। काका ने घबरा कर फटाफट युवराज को फ़ोन किया। युवराज मीटिंग में थे तो काका ने रॉकी को फ़ोन किया। इस वक्त काका इतना घबराए हुए थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्द से जल्द युवराज को बताना चाहते थे। रॉकी ने युवराज हाउस से फ़ोन देखकर तुरंत फ़ोन उठा लिया। काका की घबराई आवाज़ सुनकर उसने भी घबरा कर पूछा, आखिर क्या हुआ काका, इतने घबराए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? काका घबराती आवाज़ में बोले, रॉकी बेटा, श्रद्धा कहीं चली गई है। रॉकी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने कहा, आप घबराइए मत काका, हम सब अभी आ रहे हैं। रॉकी भागकर युवराज के पास गया और उनके कान में धीरे से कहा, जिसे सुनकर युवराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वो मीटिंग में सबसे माफ़ी मांगकर आनन फानन में अपने बंगलों के लिए निकल पड़े। रॉकी ने गुरु और केशव सबको फ़ोन करके बता दिया। युवराज घर पहुंचते पहुंचते बदहवास हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब भी किस्मत उनके साथ खेल खेल सकती है। वो डर से, घबराहट से पसीने में तर हो चुके थे। उन्होंने जल्दी से गाड़ी खड़ी की और फटाक से उसमें से निकल लंबी लंबी डिग भरकर जल्दी से उसके कमरे में गए, और उनके पीछे काका, रॉकी, केशव, गुरु सब थे। बंगले के बाकी के सर्वेंट्स और कुछ गार्ड जो घर के लिए दरवाजे पर रहते थे, सबको छोड़कर बाकी बाहर श्रद्धा के ही पीछे भाग गए थे। अब सब वापस नहीं आए थे। युवराज श्रद्धा को उसके कमरे में ना पाकर बदहवास हालत में हर जगह ढूंढ रहे थे। बंगलों का एक एक कमरा खोल खोल कर देख रहे थे। फिर बदहवास से छत पर भागे तो रात का सारा मंजर उनकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गया। जब वो हल्की बारिश में उसे अपने आगोश में भरे हुए थे और अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, वो फिर से नीचे आए और एक बार फिर इधर से उधर आवाज़ देते हुए अपना सर पकड़कर उसे ढूंढने लगे। युवराज को कभी किसी ने इतना बेबस और कमज़ोर नहीं देखा था। आज उन्हें ऐसी पागलों वाली हालत में देख सबकी आंखों से आंसू निकल आए। सब उनके पीछे पीछे उनको आवाज़ दे रहे थे, लेकिन युवराज को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो आज बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे थे, बहुत हड़बड़ा रहे थे। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। तभी फिजा में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ किसी चीज़ की नहीं बल्कि थप्पड़ की थी जो बद्री काका ने युवराज को मारा था।
टू बी कंटिन्यूड। युवराज कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें बड़ा दुख हुआ। ओ काका का थप्पड़, क्या होगा आगे? आपकी राय ज़रूर दीजिएगा प्लीज़।